सब लोगों को पता है कि एलएलपी जो है वो दो चीजों के बेनिफिट्स को लेकर के चल रहा है ना। अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एज वेल एज इसमें पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी भी काम करता है। दोनों चीजें मिक्स है ना। इसलिए नाम ही लिमिटेड हमने ले लिया, कंपनी से और पार्टनरशिप तो यह ही है। इट कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ, एक तरफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया, साथ में पार्टनरशिप फॉर्म का स्ट्रक्चर भी आ गया, तो हम कह सकते हैं एलएलपी इज कॉल्ड हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये चूंकि कंपनी की क्वालिटी है तो बट ऑब्वियस है सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह से काम करता है और ये अपनी एसेट को खुद ही होल्ड करेगा और मेंबर्स का यानी इसके पार्टनर्स का लायबिलिटी जो है वो रहेगा यहां पे लिमिटेड, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, सिंपल। अगर इसकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करें तो बच्चों को ये डेफिनेशंस आगे जाकर के काम में आने वाली है ना। तो पहली डेफिनेशन जैसे मान लो मैंने ले लिया कि इधर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहां पे, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी एलएलपी में पार्टनर बनने वाला है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट को सिंपल मीनिंग में अगर बोलूं तो जैसे कंपनियां होती है ना, तो बस वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट्स है। बॉडी कॉर्पोरेट, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कंपनी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो चलिए क्या बोला है, बॉडी कॉर्पोरेट से यहां पे मीनिंग होगा जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 220 में आपने कंपनी पढ़ी वही कहलाती है एक तो बॉडी कॉर्पोरेट, और उसके अलावा इस एक्ट में जो एलएलपी रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। इंडिया के बाहर अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, अब कौन सी चीजें नहीं आएंगी, हालांकि ये पोर्शन उतना काम का नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं। कॉर्पोरेशन सोल, सर कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई पर्सन नहीं है, एग्जैक्टली एक पोस्ट हो गई हमारी, तो वो भी अपने आप पे एक सेपरेट एंटिटी रखते हैं लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में आने वाले नहीं है। सेम उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि उनके ऊपर अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बना हुआ है, और किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लिस्ट से बाहर कर सकता है, इंक्लूड नहीं कर सकता, मतलब इंक्लूड की लिस्ट से बाहर कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजायर पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी हमारी डेफिनेशन हो गई। अब यहां बिजनेस से क्या मतलब होगा, कोई भी एलएलपी बिजनेस करेगी जिसमें ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन शामिल रहेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल को चाहे तो किसी एक्टिविटी को बाहर निकाल सकता है, एक लिस्ट बना के दे सकता है, यार ये चीज जो है वो एलएलपी फॉर्मेशन में नहीं आएगी, या ये चीज बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगी, तो ठीक है हटा देंगे, इसको हटाने की जरूरत अपने को नहीं है। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अगर किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हो रहा है तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा एंड ऑफ द मे एंड ऑन दी 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। बच्चों समझना, यानी कि अगर 30 सितंबर के बाद में, दो चीजें इन्होंने बोली, 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के। लेकिन अगर इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द 30 सितंबर ऑफ ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर में एंड द आप चाहें तो उसको कब तक ले जा सकते हैं, 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। बच्चों समझना, छोटा सा इसका एग्जांपल आप लोग समझ लो। सपोज करो आज की डेट पे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, यानी कि मैंने ले लिया 27 ऑफ नवंबर, उन्होंने बोला 30 सितंबर के बाद अगर कोई कंपनी बन रही है तो 30 सितंबर अगर 22 को किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, सॉरी एलएलपी का, तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म करेंगे 31 मार्च 2023 को। कॉमन रूल तो यही है, लेकिन यहां पे लिखा है कि आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप खत्म करें नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर का मतलब हो गया 31 मार्च 24 को भी हम ले जा सकते हैं। कंपनीज में भी हम प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं, है ना। कंपनीज में भी हम इसी तरह का कंसेप्ट लेते हैं कि जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जाएगा तो उसको इसी तरीके से हम सेटल करते हैं कि भी वो नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर में चाहे, है ना, मतलब 15 मंथ्स का करीब भी हुआ तो मैक्सिमम चलेगा वहां पे। तो वही कंसेप्ट यहां पे है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर 27 नवंबर 22 को कोई कंपनी बनती है तो आप नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल रूल हमारा ही है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर ले जा सकते हैं 31 मार्च 24। तो यहां से यहां तक का हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर करीब हो जाएगा, बराबर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से फिर अप्रैल टू मार्च चलता रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, फॉरेन एलएलपी पे अगर बात की जाए तो बहुत सिंपल, कंपनीज की तरह ही है सेम, जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है लेकिन जिसने अपना बिजनेस प्लेस इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है, वो कहलाएगा हमारे लिए फॉरेन एलएलपी, जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर।
चलिए एलएलपी का डेफिनेशन बच्चे लोगों, एलएलपी वो है जो इस एक्ट में फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? एलएलपी का एग्रीमेंट का मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स ऑफ एलएलपी के बीच में बनने वाला है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें इनके म्यूचुअल और राइट्स दे रखे होंगे, वो हमारा कहलाता है एलएलपी एग्रीमेंट। तो बहुत सिंपली आप इसको यहां पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक अच्छा पॉइंट इसमें आता है स्मॉल एलएलपी क्या होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने स्मॉल कंपनी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही यहां पे स्मॉल एलएलपी है, इसको चेक करना। इट मींस एक एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन है, बच्चों यहां कैपिटल को बेसिकली कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख रुपीज से ज्यादा का नहीं है। मतलब एलएलपी में जो कंट्रीब्यूशन है, जो कैपिटल है, वो 25 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने आगे बोला और सच हायर अमाउंट जो फ्यूचर में जाकर के 5 करोड़ रुपीस हो सकता है, लेकिन अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब 25 लाख पे ही आपको करना है। ये नया पॉइंट है भाई, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के हिसाब से एक नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार जो फर्स्ट आप लोगों का मॉक टेस्ट था उसके अंदर भी इंक्लूडेड था। तो कंट्रीब्यूशन जिसका मैक्स 25 लाख का होगा और जिसका टर्नओवर एंड लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा दोनों कंडीशन साथ में पूरी होंगी। टर्नओवर जिसका है वो ईयरली 40 लाख रुपीस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो फ्यूचर में जाके मैक्स से मैक्स 50 करोड़ का होगा, लेकिन ये फ्यूचर की बात हो गई। 50 करोड़ की और ऊपर वाले में 5 करोड़ की। एट प्रेजेंट क्या देखना है? कैपिटल 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन यानी कि कैपिटल लिखना एग्जाम में, कैपिटल नहीं है कंट्रीब्यूशन आप लोगों को। और दूसरे नंबर पे जिनका टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन 25 और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का नहीं है, तो वो जो एलएलपी होगी वो स्मॉल एलएलपी होगी। और इसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स और रूल्स होंगे वो आगे जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, तब की तब देखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 कहता है भाई पार्टनर्स कौन होंगे? तो एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। पार्टनर बनने का तरीका बच्चों को बहुत सिंपल। नंबर 1, एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी पर्सन यहां पे पार्टनर बन सकता है। अब पार्टनर बनेगा कौन? कोई भी आपकी और मेरी तरह इंडिविजुअल पर्सन, या जो भी अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था उसके हिसाब से कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो पार्टनर बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनीज आ गई जो एलएलपी यहां रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर कंपनी रजिस्टर्ड है, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 डिस्क्वालिटीज हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है जो बंदे पार्टनर नहीं बनेंगे। एक तो अनसाउंड माइंड पर्सन है तो नहीं बन सकता है, जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है वो नहीं बन सकता है, और जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो बंदा भी यहां पे पार्टनर नहीं बन सकता है। तो 3 चीजें अपने को यहां पे ध्यान रखनी है। चलिए, मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे बच्चों को? 2 पार्टनर्स होंगे मिनिमम। मैक्सिमम के ऊपर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट की तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम के ऊपर नो लिमिट, किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है। चलिए, एक अच्छा पॉइंट आ रहा है रिडक्शन इन मेंबरशिप। अगर किसी भी वक्त में पार्टनर्स का जो नंबर है, मिनिमम 2 पार्टनर होता है आप लोग जानते हो, और अगर ये 2 से कम हो जाता है, एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लेस देन 2, ठीक है, और तो एलएलपी को करना क्या चाहिए? वापस से मेंबर एक बढ़ाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस रिड्यूस नंबर के साथ द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, यानी इस रिड्यूस नंबर के साथ ही उन्होंने 6 महीने से ज्यादा अगर बिजनेस चालू रख दिया, तो जो भी उस वक्त के अंदर वो ओनली पार्टनर होगा, है ना, जिसको पता भी है कि हाँ भी मेंबर एकदम कम हो गया है और वो फिर भी काम कर रहा है, shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period। समझना बच्चे लोगों, किसी भी वक्त में अगर ऐसा होता है कि पार्टनर 2 से कम हो गए, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आपको दूसरा पार्टनर ले आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया और 6 महीने के बाद भी बिजनेस को चालू रखा, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होंगी, याद रखिएगा इन 6 महीनों में, ड्यूरिंग 6 मंथ्स और इससे पहले, हमेशा एलएलपी खुद ही रेस्पॉन्सिबल रहेगी। रिड्यूस होने से पहले एलएलपी रेस्पॉन्सिबल थी, इन 6 महीनों में भी एलएलपी रेस्पॉन्सिबल रहेगी, लेकिन 6 महीने बाद के लिए जो भी लायबिलिटीज क्रिएट होंगी उनके लिए फर्स्टली तो एलएलपी रेस्पॉन्सिबल होगी। पर अगर एलएलपी के पास में फंड नहीं हुए तो फिर वो जो सिंगल एक अकेला पार्टनर बचा हुआ है वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक तरह से ये मतलब हो गया कि उसका लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड से हो जाएगा अनलिमिटेड ही अपने को यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा ना। उसका लायबिलिटी कैसा हो गया उस पर्टिकुलर पार्टनर का? लिमिटेड से अनलिमिटेड हो गया, पर्सनली घर से ला करके देना पड़ेगा। तो ये आपको रिडक्शन इन मेंबरशिप के अंदर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ता हूं बच्चों को आगे।
बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकता है ये, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट टिक मार्क लगा देता हूं कि हाँ भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर एग्जाम के हिसाब से बढ़िया पॉइंट हो सकता है। और मुझे लगता है रिडक्शन इन मेंबरशिप भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर पुराने पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनाने का सोचा अमेंडमेंट्स के अलावा तो बन सकता है। चलिए, हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, ध्यान रखिएगा 2 जने होने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और ये कौन होंगे, वही पार्टनर्स ही होने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए पार्टनर होना जरूरी है। ठीक है, जो इंडिविजुअल हो सकते हैं एज वेल एज, अच्छा एंड इनमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, और ये वही बंदे हैं जो पार्टनर्स हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। पार्टनर्स जितने बने आपने, उसी में से 2 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, लेकिन एक तो ये आपकी और मेरी तरह इंडिविजुअल होने चाहिए, और इनमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया का वही मीनिंग है जो कंपनी में आपने पढ़ा, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ओपीसी में पढ़ा था ना, 120 डेज एटलीस्ट अगर इंडिया में स्टे किया है कम से कम, वो बंदा रेजिडेंट इन इंडिया होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हमारा एक क्वेश्चन और आया, सर अगर ऐसा हुआ कि हमारी एलएलपी में एक जना तो इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, या दोनों ही अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुए, तो फिर डीपी कौन बनेगा, क्योंकि इंडिविजुअल होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, उन लोगों के जो भी नॉमिनी वो काम कर लेंगे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, या जिसमें एक या ज्यादा ऐसे हुए कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट हुए, तो 2 जने अपने को इंडिविजुअल चाहिएंगे। अब वो भले ही इंडिविजुअल मेंबर हो, मतलब पार्टनर हो, या नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एज डीपी काम कर लेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सपोज करो हमारी एक एलएलपी है, और इस एलएलपी के अंदर 2 ही लोग हैं, मिस्टर ए काम कर रहा है और दूसरी तरफ डी लिमिटेड है। तो अब क्या करना भाई, तो एक जना तो यही बन जाएगा डीपी, मान लो ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी है ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी है। अब दूसरी तो कंपनी है, तो कंपनी का जो भी नॉमिनी होगा, सपोज करो कंपनी ने नॉमिनी मुझे बना दिया है, तो मैं यहां पे दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाऊंगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिंपल सा मतलब था। अब यहां पे बच्चे लोगों, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो आगे हम पढ़ेंगे, जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जाता है, उसमें बाकायदा स्पेसिफाई होता है कि डीपी कौन होगा भाई, हु आर डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होने वाला है। सेकंड नंबर, हर पार्टनर जो है वो डीपी बन सकता है, टाइम टू टाइम रोटेशन बना सकते हैं, जिससे हर पार्टनर को डीपी बनने का चांस मिले। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट कहता है एनी पार्टनर में बिकम और सीज डीपी अकॉर्डिंग विद एलएलपी एग्रीमेंट। तुमको आना है जाना है सब कुछ एग्रीमेंट के थ्रू होगा, एलएलपी एग्रीमेंट जो बनता है। हाँ, डीपी को आने से पहले प्रायर कंसेंट ली जाएगी उसकी कि भैया हाँ मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह काम करने को तैयार हूं, और जो भी इसकी डिटेल्स रहेंगी, जो भी इसके पर्टिकुलर्स रहेंगे, वो अपॉइंटमेंट के 30 दिन में हम रजिस्ट्रार को भेज देंगे। सिंपल सी बात हो गई। और जो भी ये डीपी होगा, इसको एक का लेना पड़ेगा यहां से डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन एक वर्ड यहां पे और है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। जैसे डिन था ना डायरेक्टर्स के लिए, वैसे इसके लिए डीपिन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सी बात हो गई, खत्म हुआ। चलिए, अब एलएलपी की बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनमें बहुत कॉमन बच्चे लोगों जनरली वही लिखनी है आपको जो कंपनीज में आपने लिखी, कुछ एक पार्टनरशिप की भी ऐड होगी। जैसे एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, इसका अपना एक परपेचुअल सक्सेशन है, मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसका अपने पार्टनर से अलग, इधर मेंबर्स नहीं है, इधर पार्टनर्स करना, पार्टनर से अलग इसका एक सेपरेट एंटिटी होता है। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी इसके अंदर पार्टनर्स के बीच में नहीं होती है, सिर्फ एलएलपी और पार्टनर के बीच में, लेकिन पार्टनर्स में आपस में नहीं है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन ऑल एलएलपी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी होंगे वो सब एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर दे रखे होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना। जो कुछ होगा सब एलएलपी एग्रीमेंट में दे रखा होगा। एलएलपी का अपना एक कॉमन सील होने वाला है, बराबर, अगर चाहे तो, नहीं है तो डायरेक्टर्स के साइन से काम चल जाएगा, डीपी के साइन से। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, बट ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके अलावा बिजनेस मैनेज सारे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन डीपी जो है वो लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अपने को ध्यान रखना है। एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और एलएलपी जैसे कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बन सकती है, लेकिन पार्टनरशिप कभी नहीं बनती, सेम वैसे ही एलएलपी भी चैरिटेबल पर्पस या नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बनेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कुछ क्वालिटीज के पॉइंट्स यहाँ पे एलएलपी के हम लोगों ने ले लिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बच्चे लोगों की एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होने वाला है। तो इनकॉर्पोरेशन के कुछ स्टेप्स काम करने वाले हैं। सबसे पहले नेम रिजर्व करवाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। पर्सन में अप्लाई प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार। सिंपल, इसके अंदर हमारा जो ई फॉर्म नंबर 1 आता है, नॉर्मली आप सीधा लिख सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म, उसमें आपको रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम।
जैसे ही नेम का एप्लीकेशन उसको मिल गया, फीस आपने उसको दे दिया और वो सेटिस्फाई हो गया, तो उस नेम को वो क्या करेगा, 3 मंथ्स के लिए कर देगा रिजर्व। यानी 3 महीने का टाइम आपके पास है, उस नाम से आप एलएलपी बना लो। तो एप्लीकेशन भेज दिया, सेटिस्फाई हो गया, नाम अप्रूव कर दिया और हमको इंटीमेट देने के बाद 3 महीने के लिए नाम हमारे लिए रिजर्व हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हम यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग, कम से कम 2 चाहिए ना, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इनको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। कौन सा रजिस्ट्रार, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, साथ में फीस देनी पड़ेगी। अब ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, एलएलपी का नाम आ गया, क्या बिजनेस करने वाले हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स लोगों के एड्रेस और नेम क्या है, डीपी के नेम और एड्रेसेस क्या है, और भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब है वो सब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख दी जाएगी। लिख दी, लिखने के बाद हमारे एडवोकेट साहब या सीएस या सीए या सीए में जो एंगेज में जुड़े हुए हैं, सेम कंपनी में आप पढ़ के आए हो, और उसके अलावा जो भी ये साइन करने वाले 2 लोग थे जो सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, इन लोगों को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा साथ में कि भाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन हैव बीन कंप्लाइड, कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हमने पूरी कर दी है। ये भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। और हम भेज देंगे भाई रजिस्ट्रार को, हो गया हमारा काम, तो सेटिस्फाई है तो सर्टिफिकेट आने वाला है। ये ध्यान रखना है, अगर ये इंफॉर्मेशन इन लोगों ने जो ऊपर दी, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ किसी भी तरह का, तो इनप्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल का, साथ में फाइन लगेगा 10,000 से लगा करके 5 लाख रुपीस तक का। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर एकदम से, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चे लोगों, इसी का अगला पार्ट, आफ्टर कंप्लीशन रिक्वायरमेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने सारा हमारा काम तो कर दिया भाई, नेम रिजर्व हो गया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भेज दिया। सेक्शन 12 कहता है अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देगा और हमको 14 डेज के अंदर अंदर वहां से सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, और यहां पे हमारा एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट पे बट ऑब्वियस है रजिस्ट्रार के साइन होंगे, उनकी ऑफिशियल सील भी आएगी, और सर्टिफिकेट इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि हमने प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेशन करवा लिया है, सारी कंप्लायंस को हमने पूरा कर दिया, काम खत्म हुआ, ठीक है। जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, फिर से वही बात बच्चों, अपने नाम से केस कर सकते हैं, इनके नाम पे केस हो सकता है, इनका एक कॉमन सील होगा, अपने नाम से एसेट को एक्वायर करना, ट्रांसफर करना, डेवलप करना, सब कुछ कर सकते हैं, और जो भी लॉफुल एक्ट करने की परमिशन होती है वो सब ये कर पाएंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये अपने को सिंपल सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे आया बच्चे लोगों, नेम और चेंज ऑफ नेम की कुछ रिक्वायरमेंट है सेक्शन 15 और 17 के अंदर। तो नेम क्या रखना है इनको, बहुत सिंपल काम है, जो भी इनका नाम रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम इनको रखना है एलएलपी का, जैसे मैंने रख दिया मान लीजिए जेबीएन कंपनी, ठीक है, जेबीएन एसोसिएट्स, तो नाम के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, शैल है आइदर द वर्ड, या तो पूरा लगाऊंगा कि भाई जयेश भंडारी या जेबीएन एसोसिएट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, या साथ में एलएलपी वर्ड जो है मुझे लगाना पड़ेगा। तो जो भी नाम है इसका वो अपने को अटैच करना पड़ेगा, ताकि नाम से पता लगे कि हाँ भाई ये एलएलपी है, तो नाम के साथ एलएलपी या पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चे लोगों, कोई भी ऐसा नाम कोई भी एलएलपी नहीं रखेगी, शैल नॉट बी रजिस्टर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो, ठीक है ना। अनडिजायरेबल का मतलब ऐसा कोई नाम जो रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने वाला हो, या किसी एनिमी कंट्री के नाम के या उनसे कोई कनेक्शन शो करता हो, कुछ भी अनडिजायरेबल हो, या मिलता जुलता हो किससे, किसी और एलएलपी से, किसी और कंपनी से, या किसी का कोई ट्रेडमार्क ले रखा है ना, किसी ने कोई नाम अपने ट्रेडमार्क में रखा हुआ और हमारा नाम भी उससे मैच कर दिया, तो उससे मैच करता नहीं होना चाहिए, ये अपने को नाम रखते वक्त ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर गलती से मैच कर गया तो भाई क्या करना है, ये सब आपको दे रखा है सेक्शन नंबर 17 में। बाई चांस हमारी एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई, आइडेंटिकल और टू नियरली रेसिम्बल, मिलता जुलता है या बिल्कुल वैसा ही नाम हमने रख दिया है, गलती से किससे मैच कर रहा है, किसी एलएलपी से या किसी कंपनी से या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, भैया मैच कर गया नाम, अब क्या करना, तो वो जो पुराना एलएलपी वाला भाई है या ट्रेडमार्क वाला है, देखो लिखा है एप्लीकेशन लगाएगा, वो हमारी चुगली करेगा, कौन करेगा, पुराना एलएलपी वाला जिससे हमारा नाम मैच कर गया। प्रोप्राइटर का मतलब ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर, या कंपनी जो है वो क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करने वाली है, प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है यहाँ पे, ठीक है, ये जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी एलएलपी को बोलेगी नाम चेंज करो, कितने दिन में, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डायरेक्शन। तो ठीक है भाई, उन्होंने कंप्लेन कर दिया, 3 महीने के अंदर अंदर अपने को नाम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हमारा मैच ट्रेडमार्क से हो रहा है तो उस कंडीशन में जो प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क था वो हमारे एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन से 3 साल के अंदर ही कंप्लेन कर सकता है, उसके बाद में नहीं। समझो,
हमने हमारी एलएलपी का फॉर्मेशन 2022 में कर दिया। हमारा जो नाम है वो एक 2018 में एक कंपनी बनी हुई थी या कुछ भी होगा, उनका कोई ट्रेडमार्क था, उससे हमारा कंपनी का नाम मैच कर रहा थी। कंपनी के नाम से नहीं, उनके ट्रेडमार्क के नाम से मैच कर रहा है, उनका कोई ट्रेडमार्क है, उससे हमारी एलएलपी का नाम मैच कर गया। तो हमारी एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से 3 इयर्स के अंदर ही वो नाम चेंज के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। तो बाई चांस उनको 2028 में जाके पता लगा गया नाम मैच कर रहा है, चेंज करवाना चाहिए, तो अब भैया तुमको यहां से कोई राइट मिलने वाला नहीं है, वो राइट 3 इयर्स तक ही दे। लेकिन सिर्फ ट्रेडमार्क में नेम मैच करता है अगर किसी पुरानी एलएलपी के नाम से या कंपनी के नाम से, तो कभी भी एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए 3 साल। अब हम क्या करेंगे भाई, हम नाम चेंज करेंगे, और क्या 3 महीने में नाम चेंज करने को बोला था, नाम चेंज करेंगे, और नेम चेंज करने के 15 डेज के अंदर हम इसका इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देंगे, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का कॉपी भी देंगे कि सर इस वजह से हमने नाम चेंज किया है। रजिस्ट्रार उसको एंट्री वेंट्री कर देगा और हमको उस नए नाम से सर्टिफिकेट इशू कर देगा, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जब यहां से चेंज होगा तो एलएलपी शायद चेंज इट्स नेम इन द एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट में भी तो नाम चेंज करना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट आने के 30 डेज में हम उसमें भी चेंज कर लेंगे। अगर एलएलपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं माना, नाम ही चेंज नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, शैल अलॉट अ न्यू नेम टू एलएलपी, वो खुद ही नया नाम दे देगी और रजिस्ट्रार उस नए नाम से सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा, तो खुद ही रख देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम चेंज नहीं कर सकते, सब्सिक्वेंटली आगे जाके हम सेक्शन 16 फॉलो करके अप्लाई करके हम बाद में इस नेम को वापस चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो चेंज का मतलब ये नहीं है कि वापस पुराना वाले रख लो जो मैच करता नाम है, कोई भी आपको दूसरा नया नाम रखना हो तो आप रख सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। क्या मैंने आपको कहा भी था ये कि मान लो आपने नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने आपकी एलएलपी का नाम कर दिया लल्लू पंजू एलएलपी, चला लो अब इस नाम से, तो बट ऑब्वियसली फिर आपको लगेगा यार चलो हम खुद ही नाम चेंज कर देते हैं, तो अब आप नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखोगे। तो इनकॉर्पोरेशन के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हमारे जोरदार थे, मतलब प्रोसेस का पार्ट नहीं है ये अलग से अगर नेम से रिलेटेड पॉइंट आते हैं तो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का मामला बहुत सिंपल है, हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, कम्युनिकेशन पर्पज से नोटिस आना जाना सब यहां से होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको एलएलपी को देना है, उसके किसी पार्टनर को देना है या डीपी को देना है, तो बट ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजोगे। कैसे भेजोगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जहां रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ में हम क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं, तो जिसको मिला वो साइन करके वापस भेजेगा, या रजिस्टर्ड पोस्ट से या और कोई भी मैनर जो लॉ प्रिस्क्राइब करे उससे आप भेज सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, अभी इसकी डिटेल है नहीं, तो जब भी ऐसे प्रोविजन आ जाएंगे उनको फॉलो करके हम रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज भी कर सकते हैं। और अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं हुआ तो इतनी लगने वाली है पेनल्टी आप खुद ही पढ़ेंगे, तो मैं क्योंकि आगे भी पेनल्टीज आएंगे तो अब आप आराम से पढ़ सकते हैं, एक मैंने पढ़ के आपको बता दी थी कि किस तरीके से लेना है, या आप लोग ध्यान में रखेंगे, खत्म हो गया। चलिए, तो ये सेगमेंट भी हमारा यहाँ आके खत्म हुआ। तो नेक्स्ट पे चलते बच्चे लोगों एकदम फटाफट से, ताकि आप लोग बहुत कम टाइम के अंदर जबरदस्त तरीके से इस पूरे टॉपिक को धड़ाधड़ एक बार देख लोगे तो आपका रिवीजन एकदम शानदार हो जाएगा। चलिए, पार्टनर्स और उनके रिलेशन, तो हमने कहा एलिजिबिलिटी क्या है भाई पार्टनर बनने की, तो हमने पहले ही बोल दिया था भैया कि जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में या तो जिसका नाम रहेगा या जो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर आएगा वो पार्टनर बनेगा। इस शुरुआत के अंदर कम से कम 2 लोगों के नाम आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में भेजे होंगे, जैसे कंपनी में एमओए में भेजते ना अपन, तो वही सब्सक्राइबर होते हैं पहले, वही पहले मेंबर होते हैं, इधर भी यही होगा, वही पहले पार्टनर्स होंगे और बाद में एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी पार्टनर बन सकता है। चलिए, पार्टनर्स लोगों के बीच का रिलेशन, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो सब एलएलपी एग्रीमेंट में दे रखी होंगी। एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस अगर कुछ भी है तो रजिस्ट्रार को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, सही है ना, इनकॉर्पोरेशन से पहले ही आप लोगों ने जो ये एलएलपी एग्रीमेंट बना लिया होगा, तो एलएलपी बनने के बाद सारे पार्टनर मिलकर के उसको रेटिफाई कर देंगे, उसको अप्रूव कर देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और अगर कोई भी एलएलपी एग्रीमेंट आपने नहीं बनाया, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होता है, तो वैसे अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो जो भी इनके राइट्स ड्यूटीज जो कुछ रहेंगे वो एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 1 में दे रखे हैं, वहां से बच्चों ये फॉलो हो जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो शेड्यूल 1 हम लोग फॉलो कर लेंगे, सिंपल सी हमारी बात हो गई, खत्म हुआ। अब सवाल आता है पार्टनरशिप जाएगी कैसे भैया, कोई भी बंदा पार्टनरशिप से जाएगा कैसे, सिंपल पॉइंट है, अ पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर, या तो एग्रीमेंट कर रखा है पार्टनर्स के साथ में तो एग्रीमेंट करके जा सकता है, या फिर जा सकता है उनको नोटिस दे करके, भाई एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे करके, लेकिन नोटिस अपने इंटेंशन का नॉट लेस देन 30 डेज, है ना। तो जाने से पहले 30 दिन का आपको बाकी पार्टनर्स लोगों को नोटिस देना होगा कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं, 30 दिन पहले नोटिस दे दो, ठीक है।
अब समझना, ये तो हुआ कि जहां पे बंदा खुद की इच्छा से रिटायर हो रहा है। अगले वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि सीज हो जाएगा। सीज का मतलब मर्जी नहीं है, खत्म ही हो जाएगी। कैसे? नंबर वन, ऑन इज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, या तो खुद ही मर गया या एलएलपी मर गई, यानी एलएलपी का डिसोल्यूशन हो गया तो बहुत ऑब्वियस है पार्टनर नहीं रहेगा, या उस बंदे को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अनसाउंड माइंड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, या जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया या जिसने अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंसी के लिए, तो अपन शुरू में पढ़ चुके हैं अप्लाई करने वाला बंदा न बन सकता है, और अगर बन चुका है तो फिर हटेगा, सीज हो जाएगा, या जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि भैया है तू तो दिवालिया, इन कंडीशंस के अंदर अब वो सीज हो गया, अभी वो पार्टनर बना हुआ नहीं रह सकता है। सच है पार्टनर, लेकिन तुम लोग सब जानते हो भैया जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक तुम्हारा काम चालू रहेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो तुमने पार्टनरशिप में भी पढ़े, क्योंकि डेथ वेथ के केस के अंदर तो आदमी जब मर जाता है ना इंसॉल्वेंसी के केस में, उसी वक्त से आपका लायबिलिटी खत्म हो जाता है ना। पुराने काम के लिए रहेगा, नए काम के लिए नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सारे मैटर में, इसलिए हमने रिटायरमेंट वर्ड लिखा है बच्चों, समझिएगा ये पॉइंट इससे कनेक्ट करता है रिटायरमेंट वाले से। इस सेकंड पॉइंट के अंदर पब्लिक नोटिस की वैसे भी जरूरत नहीं है, जब भी ये हुआ आपका लायबिलिटी उसी वक्त से खत्म है। लेकिन रिटायरमेंट वाले टाइम में आप तब तक फ्री नहीं होगे जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। पब्लिक नोटिस से यहां पे मतलब है एक तो थर्ड पार्टीज को या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना जरूरी है, वो नहीं किया तो लायबिलिटी चालू रहेगी। ठीक है, अब यहां जो भी फॉर्मर पार्टनर है वो लायबल रहेगा थर्ड पार्टीज के लिए फॉर द एक्ट डन बिफोर हिज सीज, यानी सीज होने, मर भी गया है, डिसॉल्व भी हो गई है या इंसॉल्वेंट भी हो गया है, तो उससे पहले की जो लायबिलिटीज थी उनके लिए तो आप रेस्पॉन्सिबल रहोगे ना भाई, उसके बाद के लिए नहीं रहोगे, अपने को ध्यान में रखना है। अब ये जो जाने वाला पार्टनर है, फॉर्मर पार्टनर, या मर गया, तो उसका जो लीगल एयर है उसको एलएलपी से क्या क्या मिलेगा आप लोग सब जानते हो। कैपिटल का पार्ट जो भी उसका था, और उसके अलावा जो भी प्रॉफिट का पार्ट है ना, उसमें से लॉसेस वॉसेस लेस करके जो भी फाइनल प्रॉफिट निकला वो लेकर के जाएगा, अपने को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फॉर्मर पार्टनर तब तक या उसका लीगल हेयर जो है वो एलएलपी के बिजनेस में, इनके काम में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा भाई। शेल नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट, आपका शेयर है वो लेकर के आप जाओ, लेकिन कोई इंटरफेरेंस करने का राइट आपको नहीं मिलेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस। पार्टनर लोगों में कुछ चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है भाई? नाम चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, और क्या? तो एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन 15 डेज। जब भी कोई पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है, मैरिज के बाद सरनेम वगैरह चेंज होते हैं, कोई ऐसे नाम चेंज कर रहा है या उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, तो 15 दिन में एलएलपी को बताएगा। ठीक है, एलएलपी क्या करेगी कि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता देगी। सिंपल है, इसने एलएलपी को बताया, एलएलपी ने 30 दिन में रजिस्ट्रार को बता दिया। वेयर अ पर्सन बिकम और सीज टू बी ए पार्टनर, यहां ऊपर वाला चेंज तो नेम और एड्रेस में चेंज था, इस बार क्या हो रहा है कि या तो बन रहा है या जा रहा है, तो भी आपको एलएलपी का ड्यूटी बनता है कि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताए। नया आ रहा है तो भी 30 डेज में बताओ। सीज हो गया, ऊपर वाले पॉइंट से अपन ने पढ़ा कि जा रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है, तो भी आपका ड्यूटी है कि 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार को बताने वाले हो कि सर ये आ गया है या ये चला गया है। ठीक है ना, ऊपर अपन ने पढ़ भी लिया था ये इस तरह का पॉइंट कि भाई वो इंटीमेट कर देगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। 30 दिन में उसने कम से कम पहले बता दिया, और रिटायर होने के, सीज होने के 30 दिन में हम रजिस्ट्रार को बता देंगे। सिंपल है। और रजिस्ट्रार को जो आप ये भेजोगे, बट ऑब्वियस इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, फीस लगेगी, फोकट में तो होगा नहीं, डीपी के इस पे साइन होंगे, और अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी रिटर्न कंसेंट भी लगेगी, जाने वाले की नहीं, आने वाले की रिटर्न कंसेंट भी लगेगी। ये सब चीजें हम भेजने वाले हैं। और अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया भाई, नॉन फाइलिंग ऑफ नोटिस हुआ या पार्टनर ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो उनके अगेंस्ट में पनिशमेंट का पॉइंट है बच्चों, जो आप खुद ही पढ़ने वाले हैं, पनिशमेंट में नहीं पढ़ा रहा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इफ द, यहां पे भी पनिशमेंट है क्या कुछ, इफ द एलएलपी डज नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, अगर बाई चांस ऐसा हुआ, अच्छा पॉइंट है, बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि भाई उस पार्टनर को लगता है कि यार मैंने एलएलपी को बता दिया लेकिन इन्होंने आगे आरओसी को तो पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा तो मेरा लायबिलिटी चालू रह जाएगा, तो एनी पर्सन हु सीजेस टू बी ए पार्टनर में हिमसेल्फ फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, तो खुद ही रजिस्ट्रार को बता देगा। अगर एलएलपी ने नहीं बताया तो खुद ही बता देगा, सर मैं जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं मैं। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसकी एंट्री करने से पहले एक बार वापस एलएलपी से कंफर्मेशन ले लेगा कि भाई क्या ये तुम्हारे पार्टनर का लेटर आया, हमारे पास में नोटिस आया कि उसने छोड़ दिया है, ये सही है कि नहीं है, तो क्रॉस चेक कर लेगा, उसके बाद में एंट्री कर लेगा। बाई चांस अगर कंफर्मेशन आई नहीं एलएलपी से, अगर एलएलपी से 15 दिन में कंफर्मेशन आई नहीं, तो रजिस्ट्रार खुद ही फिर उसकी एंट्री कर देगा और पार्टनर सीज हो जाएगा। अब आप कंफर्म करो नहीं करो, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो बंदा पार्टनर नहीं है, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट यहां पे इस तरह से यूज होगा। चलिए, एक्सटेंडेड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, बच्चों समझना, हर पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट हो सकता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स का नहीं है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एजेंट ऑफ एलएलपी,
नॉट द अदर पार्टनर, बाकियों का नहीं है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी अगर पढ़ें तो क्या लिखा हुआ देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। एलएलपी जो है वो एलएलपी इज नॉट बाउंड टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अगर पार्टनर को कोई भी काम करने का राइट नहीं था और थर्ड पार्टी को इस बारे में नॉलेज था, बच्चों एंड लगाया मैंने, है ना, किसी भी पार्टनर ने अपनी ऑथोरिटी से बाहर जाके काम किया और थर्ड पार्टी को अच्छी तरह से पता था कि ये काम उसकी ऑथोरिटी के बाहर है, तो उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, नहीं तो फिर एलएलपी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, फिर उस पार्टनर से रिकवर कर लेगी। ठीक है, ठीक है। एलएलपी यहां पे लायबल है फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी एंड विद इन हिज ऑथोरिटी। अगर किसी पार्टनर ने अपनी ऑथोरिटी, आप पार्टनरशिप में भी पढ़ के आए हो, अपनी ऑथोरिटी के अंदर रहते हुए, है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा काम कर दिया जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, तो एलएलपी भर के देगी। बाद में एलएलपी उससे वसूल करे वो बात अलग है, क्योंकि खुद की गलती के लिए खुद ही जिम्मेवार रहेगा वो, लेकिन एक बार थर्ड पार्टीज के लिए तो एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन याद रखिएगा विद इन ऑथोरिटी वर्क होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एलएलपी के जो लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही होता है। सिंपल, आप जानते हो सेपरेट लीगल एंटिटी रूल काम करता है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पहले बात कर चुके हैं, पार्टनर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एलएलपी की ऑब्लिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सनली नहीं है। सेम वही चीज, घर से कुछ भी नहीं लेके आना है। हाँ, अगर किसी पार्टनर का खुद का कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है तो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। अब इसको ऐसे समझो, उसका खुद का कोई ओन रॉन्गफुल एक्ट था, लेकिन विद इन द पावर था और थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, तो एक बार तो एलएलपी भर देगी, लेकिन फिर इस पार्टनर से वसूल करेगी वापस। इसीलिए हमने लिखा कि उसके लिए पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पार्टी से एक ही केस में एलएलपी पे कुछ नहीं कर पा रही है, जब थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि हाँ यार ये पार्टनर के पावर के बाहर है, तो फिर काहे डीलिंग किया भी उसके साथ में, अब तुम खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो, एलएलपी नहीं होगी, है ना, ध्यान रखोगे। अब पार्टनर शेल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ द एलएलपी। बढ़िया चीज हो गई, दूसरे की जो गलती है रॉन्गफुल एक्ट है, क्योंकि पार्टनर लोगों में खुद में आपस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है, तो दूसरे की गलती नहीं उठाने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, होल्डिंग आउट बच्चों, एस्टोपल या होल्डिंग आउट तुम पहले से जानते हो, किसी भी पर्सन ने अपने वर्ड्स के थ्रू, रिटर्न में, अपने कंडक्ट के थ्रू अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर दिया, या कोई दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा था, इसने उसको परमिट कर दिया, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर, या तो खुद ने जाके बोल दिया मैं पार्टनर हूं जबकि है ही नहीं, या दूसरे लोगों ने इसके लिए बोल दिया कि ये पार्टनर है और ये भाई साहब चुप बैठे रह गए, तो लोग कहता है भाई साहब अभी आप पार्टनर बन गए। जिसने भी उस बात के फेथ के ऊपर कोई डीलिंग कर लिया, एलएलपी को कुछ पैसा वैसा दे दिया, तो एलएलपी के साथ साथ ये बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टनर मान लिया जाएगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी वो होने वाली है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, वो लायबल हो जाएगा। सिंपल है। हाँ, अगर एलएलपी के पास पैसा आ गया, एलएलपी यूज कर रही है, तो एलएलपी खुद पे करेगी, नहीं तो बंदा लायबल है। अच्छा, सेम इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ के बाद में भी उसका बिजनेस सेम नाम से वो लोग चालू रख रहे हैं, ऐसा अपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है ना, और कंटिन्यू यूज कर रहे हैं मरने वाले के नाम का, तब भी मरने के बाद जो लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी उनके लिए शैल नॉट मेक इज लीगल हेयर, या मरने वाले का एस्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ एलएलपी डन आफ्टर हिज डेथ। पूरे को सिंप्लीफाई अगर कर दो, मरने के बाद भी मरने वाले का नाम अगर आपने एलएलपी पे चालू रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस दिन पे मरा, अगर वो 27 नवंबर को मर चुका है तो उस डेट तक के लिए ही उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके बाद के लिए नहीं। चाहे नोटिस दो नहीं दो, बताओ नहीं बताओ, कुछ भी करो, नाम लिखो हटाओ, जो करो, डेथ के केस में सीधा फंडा है, इंसॉल्वेंसी के केस में भी सीधा फंडा है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सब जानते हैं। अगर किसी भी एलएलपी या उसके किसी पार्टनर ने कैंडिडेट के साथ में फ्रॉड इंटेंशन से अगर कुछ भी किया, तो आपका लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, कंपनीज में भी ऐसे पॉइंट आप लोग पढ़ते हो। अच्छा, उसके अलावा बच्चों पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, फ्रॉड किया तो यहाँ पे पनिशमेंट दे रखा है जो आप खुद पढ़ेंगे। उसके अलावा एक पॉइंट और बोला है, फाइन तो तुम लोग किसको दे दोगे भैया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ये फाइन तो गवर्नमेंट के पास आएगा, लेकिन तुम्हारे फ्रॉड से जिस बंदे को नुकसान हुआ है उसको ये लोग डैमेजेस पे करेंगे। एलएलपी और एनी पार्टनर या डीपी या जो भी एम्प्लॉय जिसने बदमाशी किया रहेगा, शेल ऑल्सो बी लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन टू द एग्रीव्ड पार्टी, जिसको सफर हुआ उसको आप डैमेजेस भी दोगे। तो पहला पॉइंट, अगर फ्रॉड किया तो भाई तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड, ठीक है। सेकंड नंबर, डैमेजेस पेनल्टी पे करो गवर्नमेंट को, और थर्ड नंबर जो बेचारे इनोसेंट पार्टीज हैं, एग्रीव पार्टी, उनको डैमेजेस भी पे करो, अपने को ध्यान में रखना है। विसल ब्लोइंग, बच्चों को मैंने बताया था तुम लोग को, सीटी बजाने वाला बंदा है ना, जिसने चुगली किया, चुगली अच्छे इंटेंशन से किया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल चाहे अगर तो कोई भी ऐसे पर्सन का लायबिलिटी जो है में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी जो लगाई गई है किसके, पार्टनर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट में है,
अगर उसने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में एलएलपी को दे दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग दिया हो या अदर देन इन्वेस्टिगेशन भी दिया हुआ है ना, अदर देन भी अगर दिया हो, है ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन वेदर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और नॉट, है ना, हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा हो लेकिन फिर भी उसने वो इन्फॉर्मेशन अलग से अपने को दे दिया हो, तो दोनों ही केसेस के अंदर ये ध्यान रखना है, इफ ही हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एलएलपी और अदर, ठीक है ना, ऐसा अगर उसने कुछ भी दिया तो लॉ क्या कहता है, ट्रिब्यूनल या कोर्ट उसके ऊपर जो सजा लगने वाली है, जो ऊपर अपन पेनल्टी पढ़ रहे थे, इन पेनल्टी से उसको फ्री कर सकता है या ये पेनल्टी कम कर सकता है, ठीक है। प्लस ऐसे किसी पार्टनर या एम्प्लॉय के साथ में न तो उसको, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन शेयर किया इसलिए उसको आप निकालोगे नहीं, उसको डिमोट नहीं करोगे, सस्पेंड नहीं करोगे, उसको धमकी वमकी नहीं दोगे, उसको हैरेस नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उसके साथ में, मियरली बिकॉज ऑफ इस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यार ये खबरी बन गया था गवर्नमेंट का तो इसके साथ इस तरह का बिहेव करो, आप नहीं कर सकते हो, और उसकी सजा कम किया जा सकता है, अपने को ध्यान में यहां पर रखना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात होगी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे लोगों, अगला आपका कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का। बहुत सिंपल है, हर एलएलपी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगी, कैश या फिर एक्रूअल बेसिस पे रखेगी, डबल एंट्री सिस्टम रखना है और सारी बुक्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने वाली है। सबसे बढ़िया बात, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर एक स्टेटमेंट बनाना है तुमको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि भाई कंपनी कैपेबल है, एसेट लायबिलिटीज वगैरह का डिटेल आएगा, कंपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगी, वो 6 महीने के अंदर अपने को बना लेना है और बनाने के बाद में उसको रजिस्ट्रार को देना है। टाइमिंग वाइमिंग अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं दे रखा है, खाली प्रिस्क्राइब टाइम बोला है। ये जो स्टेटमेंट होगा इस पर डीपी के साइन आएंगे और ये स्टेटमेंट आपको पर्टिकुलर फॉर्म, मैनर और फीस के साथ में रजिस्ट्रार को दे देना है। और टाइमिंग ध्यान रखना, 6 मंथ्स में इसको रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है। जो भी अकाउंट है वो ऑडिटेड होने चाहिए। और अगर यहां पे आपने इन सेक्शंस जो ऊपर मैंने पढ़ा है अलग अलग टाइप के, इनको फॉलो नहीं किया तो यहां बच्चे लोगों आपको दे रखी है सारी पेनल्टी। तो पेनल्टी आप लोग सेल्फ पढ़ेंगे, पेनल्टी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अमाउंट में डायरेक्ट पेनल्टी आपको दे रखी है 100 रुपया पर डे, जब तक गलती चालू रहेगी। 6 महीने में आपको बनाना चाहिए था, लेट बनाओगे तो पर डे के हिसाब से लगने वाला है। फाइलिंग या तो आपने टाइम पे नहीं किया तो पेनल्टी लगने वाली है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये पेनल्टी का प्रोविजन है, ठीक है। फिर बहुत सिंपल है कि चूंकि इनकी ऑडिट होगी और अकाउंट्स भी बना रहे हैं, तो जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटर स्टैंडर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कंसल्टेशन विद नेफ्रा, है ना, जो कंपनीज एक्ट में दे रखा होता है, उन्होंने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बना रखे हैं उनको ये फॉलो करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना। तो सिंपल सी बात है, आप जब इंटर में भी पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं एएस और उसी तरह से ऑडिट के अंदर होते हैं एसए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, है ना। तो जब भी आप ऑडिट करें, अकाउंट्स करें, तो इनको फॉलो करना है, ये सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अब हर कंपनी को एनुअल रिटर्न भी, हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न भी बनाना है। एवरी एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न, कितने टाइम में, 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो जो स्टेटमेंट बनाना है वो बच्चों 6 महीने था, है ना, 6 महीना कितना, क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। एनुअल रिटर्न जो आपको है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 60 दिन के अंदर बना करके रजिस्ट्रार को दे देना है, बना करके दे देना है। नहीं दिया तो एलएलपी या डीपी के अगेंस्ट में ये पेनल्टी है, मैक्सिमम इतनी पेनल्टी है। छोटा सा पॉइंट है, टाइमिंग ध्यान में रखना, इतना पेनल्टी लग रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, कन्वर्जन सिंपल सी बात है, कोई भी फर्म एलएलपी में चेंज हो सकती है सेकंड शेड्यूल को फॉलो करके, डिटेल ज्यादा कोर्स में है नहीं। प्राइवेट कंपनी भी एलएलपी में चेंज हो सकती है थर्ड शेड्यूल को फॉलो करके। अनलिस्टेड, लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं होगी चेंज, ध्यान रखिएगा कि वो शेयर इशू कर चुकी होती है पब्लिक को। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से कन्वर्ट हो सकती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सवाल है कि कन्वर्जन कैसे करना है, क्या करना है, उससे इफेक्ट्स क्या होंगे। बहुत सिंपल है, द रजिस्ट्रार ऑन कंप्लायंस ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वर्जन। जैसे ही आपने सारी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट जो भी ऊपर शेड्यूल्स में दे रखी है पूरी कर दी, तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रेशन का। अब ये एलएलपी क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन से 15 दिन में, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब 15 दिन के अंदर अंदर, चूंकि आप पहले तो फर्म दे या कंपनी दे, तो आप क्या करोगे, कंसर्न रजिस्ट्रार को, ठीक है, अगर फर्म्स के केस में या फिर कंपनी के रजिस्ट्रार को कन्वर्जन के बारे में इन्फॉर्म कर दोगे कि सर हम पहले फर्म दे या प्राइवेट या लिस्टेड पब्लिक कंपनी दे, अब हम बन चुके हैं एलएलपी, ठीक है। और अब जो कन्वर्जन के बाद क्या होगा, जो फर्म के पार्टनर्स थे या जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब वो बन जाएंगे एलएलपी के पार्टनर्स। और ये अभी जो भी एलएलपी के प्रोविजन है इससे आप बाउंड हो जाओगे, जो भी ऊपर शेड्यूल्स आपके ऊपर लग रहे हैं इनसे आप बाउंड हो जाओगे। अब ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये सिंपली अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चे लोगों, रजिस्ट्रेशन की डेट से अब एक एलएलपी फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि सर्टिफिकेट में एलएलपी का नाम आ गया है। जो भी एसेट थे, इंटरेस्ट थे, राइट थे, बेनिफिट्स थे, लायबिलिटीज थी,
जो भी ऑब्लिगेशंस थे फर्म या कंपनी के, वो अब सारे ट्रांसफर हो गए एलएलपी को, और एक तरह से जो पुरानी फर्म या कंपनी थी वो मान ली जाएगी डिसॉल्व, उसकी रजिस्ट्री में एंट्री खत्म, वहां से यहां पे एलएलपी की तरह से काम शुरू कर देगी। अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। चलिए वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर वाइंड अप करना है तो वॉलंटरी हो सकता है भाई, या ट्रिब्यूनल के थ्रू भी हो सकता है। खुद ही एग्रीमेंट के थ्रू बंद कर दें, ट्रिब्यूनल के थ्रू बंद कर दें। अब ट्रिब्यूनल यानी एक तरह से कोर्ट हो गई, वो क्यों बंद करेगी? अगर एलएलपी खुद ही डिसाइड करेगी भी हमको ट्रिब्यूनल बंद करे, हम खुद की इच्छा से नहीं करेंगे, हम ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे और वो बंद करे, तो ठीक है वो बंद कर देगा। सेकंड नंबर अपना वही पॉइंट बच्चों, 6 महीने से ज्यादा मेंबरशिप रिड्यूस होने के बाद 6 महीने से ज्यादा आपने बिजनेस चालू रखा है तो पर्सनली लायबल तो आप हो ही रहे हो, साथ में ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि ऐसे एलएलपी को बंद करो। अगर एलएलपी अपने डेप्ट को नहीं पे कर पा रही है तो भी जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि एलएलपी कुछ ऐसा काम कर रही है जो हमारी कंट्री की, हमारे देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है, या हमारी देश की सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा है उससे, ऐसा कुछ काम कर रही है, बदमाश हो गई है, दुश्मन के साथ मिल गई है, तो उसको भी बंद करेंगे। If the LLP has made a default in filing with the registrar the statement of account insolvency, बच्चों ध्यान में आया? तो अपने को 6 महीने में भेजना होता था, और एक जो एनुअल रिटर्न 60 डेज में बनाना होता था, उसको भेजने में अगर लगातार 5 साल तक गलती किया है तो भी यहाँ पे एलएलपी का डिसॉल्व किया जा सकता है, उसका वाइंडिंग अप किया जा सकता है ट्रिब्यूनल की तरफ से, है ना। तो कंटिन्यूस 5 साल तक या तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी नहीं भेजा या एनुअल रिटर्न नहीं भेजा है तो भी डिसॉल्यूशन हो सकता है। और भी कोई रीजन, कई लोगों ने मुझसे मैसेज में पूछा सर जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? एनी अदर रीजन जो उनको ठीक लगे, इसके अलावा भी अगर कोई रीजनेबल रीजन ट्रिब्यूनल को लग रहा है तो उस बेस पे भी वाउंड अप का ऑर्डर कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। और इसके रूल्स क्या होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब मर्जी होगी बना देगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि कैसे डिसॉल्व करना है, कैसे वाउंड अप करना है, सिंपल सी बात थी, अपने को ध्यान रखना है। और इधर आकर के बच्चों हम लोग पहुंच गए मिसलेनियस के आखिरी पॉइंट में। यहां कुछ नए प्रोविजंस भी आए हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट तो सिंपल, कोई भी पार्टनर एलएलपी को पैसा उधार दे सकता है, उसके साथ ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल थर्ड पर्सन करता है ना, वैसे पार्टनर भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? सेकंड नंबर, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एलएलपी पे लगेंगे नहीं लगेंगे भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके ये डायरेक्शन दे सकती है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो है वो एलएलपी पे अप्लाई होंगे, अप्लाई टू एन एलएलपी, और अप्लाई होंगे विद मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन में चाहे अडॉप्शन हो, चाहे एक्सटेंशन हो, कुछ भी हो, एक्सेप्शन हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से प्रोविजन एज इट इज अप्लाई करने हैं, कौन से प्रोविजन मॉडिफिकेशन के साथ में अप्लाई करने हैं। लेकिन ऐसा अगर कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अगर निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में उसको रखना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में क्या सेशंस होते हैं, तो टोटल जिस सेशन में रखा जाएगा वो 30 दिन का सेशन होना चाहिए, 30 दिन से कम का नहीं चलेगा। हाँ एक काम हो सकता है, 30 दिन का एक सेशन हो तो भी चलेगा, या 1 और मोर कंटिन्यू सेशन हो तो भी चलने वाले हैं, तो भी अलाउड रहेगा, अपने को ध्यान में रखना ना। कई बार क्या होता है 15-15 दिन के 2 कंटिन्यू सेशन में आपने रख दिया तो भी हम 30 दिन मान लेंगे, 10-10 दिन के 3 सेशन में आपने रख दिया तो भी हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये परमिसिबल है, अपने को ध्यान में रखना है। तो सीधा सा पॉइंट आप यहां पे ध्यान में रखने वाले हो, तो इसके अंदर किसी तरह का कोई टेंशन की बात है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते, अगला सेक्शन आता है हमारा 67A का। ये क्या कहता है, यहां पे आपके लिए एक नया प्रोविजन इंक्लूड हो गया है जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट की बात करता है। और एग्जाम के हिसाब से बढ़िया पॉइंट हो सकता है, क्योंकि नया पॉइंट आ रहा है भाई स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारे मैटर में अगर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल। स्पीडी का मतलब फास्ट ट्रायल करने के लिए। फिर एक अकेली कोर्ट कहां तक संभालेगी, तो स्पेशल कोर्ट अलग अलग एरिया के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकता है। अब स्पेशल कोर्ट में जजेस कौन होंगे भाई, या तो होंगे सेशन जज या एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं उस केस में जहां इनप्रिजनमेंट 3 साल या उससे ज्यादा होगा। बच्चों समझना, कोई भी ऐसा आपने कुछ काम किए, इतने सारे सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, कहीं पर भी अगर ऐसा लग रहा है कि यार इनप्रिजनमेंट 3 साल या उससे ज्यादा का देना है, तो फिर वो मैटर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास में जाएगा। लेकिन अगर और कोई मैटर हो, मतलब 3 साल से कम की सजाई अगर है, तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और फर्स्ट क्लास। पूरा लिखना,
हमारे यहाँ कोर्ट के कई सारे लेवल्स बने हुए हैं ना, जैसे अपने यहाँ ग्रेडिंग्स होती है ना, जैसे तुम लोग वो कंज्यूमर फोरम में पढ़ते हो कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट कमीशन होता है, नेशनल कमीशन होता है, वैसे यहाँ पे भी है। तो अगर 3 साल से कम का सजा है, ऐसा कोई क्राइम किया है, ऐसा कोई ऑफेंस है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 साल से ज्यादा का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब 3 साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट है, तो फिर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास में वो जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन किससे कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ हाई कोर्ट, उनसे कंसल्ट करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। अब प्रोसीजर क्या रहेगा बच्चे लोगों स्पेशल कोर्ट का, ये भी एग्जाम के हिसाब से बढ़िया है क्योंकि नया पॉइंट आया है, ध्यान से पढ़िएगा। सारे ऑफेंसेस यहां पे जो ट्राई होंगे वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही होंगे। स्पेशल कोर्ट उस एरिया के जो भी फॉर्म, उस एरिया जैसे जोधपुर है, तो जोधपुर एरिया के लिए जो स्पेशल कोर्ट आपने फॉर्मेशन कर रखी है वो मैटर वहीं पे जाने वाला है। जहां पे जैसे आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस जोधपुर में है, तो जोधपुर के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है वहां पे वो मैटर जाने वाला है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। बच्चों सुनना, स्पेशल कोर्ट के पास में कोई मैटर गया, अब उसी एक्ट में कोई और मैटर भी कहीं उस बंदे के अगेंस्ट में चल रहा है, तो वो भी वहीं शिफ्ट हो जाएगा। विच ही एक्यूज्ड मे बी अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर बी चार्ज एट द सेम ट्रायल। सुनो क्या बोला, अ स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अलावा, हमारा जो एलएलपी एक्ट है वो तो है ही है, उसके अलावा उस बंदे के ऊपर इसी तरह का सिमिलर कोई केस और चल रहा है, तो ये कोर्ट क्या करेगी कि उसी ट्रायल में उस ऑफेंस को भी इंक्लूड कर लेगी। आजकल गवर्नमेंट या कोर्ट्स क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, यार एक बंदे पे अलग अलग जगह, तुमको याद है मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, नुपुर शर्मा ने भी एप्लीकेशन दिया था, सर मेरे अगेंस्ट ऑल ओवर इंडिया में केसेस चल रहे हैं, तो आप एक काम करो सारे दिल्ली में एक ही जगह शिफ्ट कर दो। तो वही चीज यहां हो रही है कि उस बंदे के अगेंस्ट में अगर अलग अलग जगह केसेस किसी और एक्ट के भी हैं, है ना, क्या बोला है, ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन ऑफेंस दिस एक्ट, लेकिन वो उस कोर्ट के पावर्स के अंदर है, तो वहीं पे उसकी ट्रायल करवा लेंगे। एक सर एक ही आदमी पे अलग अलग जगह केस होगा, वो एक ही जगह हो जाए भाई, कि अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो समरी ट्रायल भी कर सकता है। हमने कहा सर समरी, तुम लोग पढ़ते हो ना, ये मैं तुमको नोट्स पढ़ा रहा हूं अभी, ये समरी तो है ना, डिटेल जाके देखना बहुत बढ़िया। अभी भी कई लोग मैसेज डालेंगे मेरे को, सर ये नोट्स तो और वो नोट्स तो सेम ही है सर, इसमें फर्क क्या है? बट आप चेक करके देख लेना, वो नोट्स थोड़े से ज्यादा वाइड हैं जो हमने क्लास के अंदर पढ़े, लेकिन ये समराइज फॉर्म में कर दिए ताकि आप लोग इजीली पढ़ सको। तो समराइज क्यों किए, इजीली भी हो जाए, और चूंकि यहां क्यों समराइज किया देखना, समरी फॉर्म में कर सकता है अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा का नहीं है। तो जब हम ट्रायल कर रहे हैं और उसमें हमको लगता है कि यार इसमें इंप्रिजनमेंट 3 साल से ज्यादा का होता नहीं दिख रहा है, तो उसको समरी में कर लो, थोड़ा फटाफट कर लो भाई, ज्यादा डेट पे डेट नहीं दे करके थोड़ा सा फास्ट कर लो। लेकिन खास बात सुनना, 3 साल से कम का ऑफेंस तो ठीक है, लेकिन जो समरी ट्रायल होगी उसमें सजा जो देना है, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट, इसको कहते हैं सजा देना, ठीक है, ऑर्डर देना, वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा। ऑफेंस तो कौन सा इंक्लूड करना है, जो अप टू 3 इयर्स तक का ही जेल जिसमें हो रहा हो, वही चीजें आप समरी ट्रायल के अंदर लाओगे। लेकिन जिस वक्त में आप ऑर्डर दोगे पनिशमेंट का, वो पनिशमेंट जो है वो 1 साल से ज्यादा का आप नहीं दोगे, समरी ट्रायल के अंदर अपने को ध्यान रखना है। और सर अगर 1 साल से ज्यादा का होता दिखे तो बेटा समरी से निकाल के उसको रेगुलर ट्रायल के अंदर डाल दो। यही मैं आपको अगले पैराग्राफ के अंदर पढ़ाने वाला हूं, ध्यान सुनना। व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ, यानी कि जब केस शुरू हुआ और ड्यूरिंग अ समरी ट्रायल जब चल रही थी, इट अपीयर्स टू द स्पेशल कोर्ट को क्या लगा, दैट द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। जैसे मैंने आपको कहा यार, ट्रायल करते करते उनको लगा कि यार 1 साल तक का तो नहीं दे पाएंगे, लग रहा है कुछ ज्यादा पंगा है, और 1 साल से ज्यादा का ऑर्डर देना पड़ेगा, या और भी कोई रीजन है जिससे उनको लगता है, ध्यान से देखना इस लाइन को, उनको क्या लगता है, अनडिजायरेबल टू ट्राई द केस समरीली। या तो उनको लग रहा है यार ज्यादा सीरियस मामला है, 1 साल से ज्यादा सजा देना पड़ जाएगा, या उनको लग रहा है नहीं यार ये चीज समरी में करनी ठीक नहीं रहेगी, तो फिर स्पेशल कोर्ट उसको रेगुलर ट्रायल की तरह ही कन्वर्ट कर देगा, री हियरिंग कर लेगा, वापस विटनेसेस को बुला लेगा, सुनवाई करेगा, और समरी से निकाल करके रेगुलर ट्रायल के अंदर डाल देगा। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो समरी कैसे होता है, स्पीडी ट्रायल कैसे होती है, स्पीडी मतलब फास्ट के लिए हमने ज्यादा कोर्स बना दी, लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने समरी में काम चालू कर दिया, लेकिन करते करते लगा कि नहीं यार ये तो समरी में तो मामला नहीं जमेगा, तो रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगर ये डिसीजन जब नहीं रहे हैं किसी को, तो अपील और रिवीजन के जो पावर है वो सारे हाई कोर्ट के पास में रहेंगे बच्चों। इन डिसीजन के अगेंस्ट में आपको अपील करना है, रिवीजन ऑर्डर लगवाना है कि वापस उसकी सुनवाई हो, वापस केस ओपन किया जाए, तो हाई कोर्ट के पास पावर रहेंगे। और हाई कोर्ट ऐसे में क्या करेगा, हमारे यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बना हुआ है बच्चों, तो उसके अंदर चैप्टर 29 और 30 दे रखे, उनमें जो पावर्स है वो सारा हाई कोर्ट के पास में रहेंगे, वो उनका इस्तेमाल करेगा, अपने को ध्यान में रखना है। फिर एक सिंपल सा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रार को कहीं पर भी भेजे, फाइल किए, रिकॉर्ड किए, रजिस्टर किए, वो सब आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी, हमने तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास भेज दिए, कोई भी ऐसा कॉपी या एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज सप्लाइड और इशूड बाय द आरओसी, रजिस्ट्रार ने अगर किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट या उसका कोई भी कॉपी या उसका कोई भी एक्सट्रैक्ट हमको दिया और साथ में रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर अपने साइन करके रखे हैं, तो किसी भी प्रोसीडिंग में वो एडमिसिबल होगा एज एविडेंस, इक्वल वैलिडिटी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। समझ रहे हैं? तो जितना ओरिजिनल का वैलिडिटी होता है ना, उतना ही उस इलेक्ट्रॉनिक वाले का भी, अगर हमने कोई कॉपी वहां से निकलवाई, ठीक है, या कोई भी एक्सट्रैक्ट हमने निकलवाया जिसके ऊपर डिजिटल साइन कर रखे हमारे रजिस्ट्रार ने, तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा होता। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आजकल वैलिड है, आप लोग सब जानते हो ना, आपके फॉर्म भी सब इलेक्ट्रॉनिकली जा रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बच्चों लोगों फटाफट। रजिस्ट्रेशन एकदम कॉमन सा पॉइंट है। अब चूंकि इतनी देर से पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रेशन पर्पज से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज बना देगी ना, स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। उसके अलावा बहुत सारे रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अकेला एक रजिस्ट्रार क्या क्या करेगा, तो इतने सारे पोस्ट और क्रिएट कर दी ताकि वो रजिस्ट्रेशन भी कर सके और बाकी फंक्शन में भी उसकी हेल्प कर सके। अपने को ध्यान में रखना है। अब इनकी पावर एंड ड्यूटीज क्या होंगी, टर्म्स कंडीशन क्या होंगी, ये सब आगे प्रिस्क्राइब होता रहेगा बच्चों लोगों को आगे, क्योंकि नया सेक्शन आया अब ये भी, तो आगे जाकर के गवर्नमेंट इसके अंदर और ज्यादा रूल्स देने वाली है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को डायरेक्शन देगी कि वो ये अपनी सील वगैरह तैयार कर ले, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है। देखो एलएलपी के पास सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास होनी पड़ेगी भी, बगैर सील कुछ नहीं होगा। तो सील यहां पे होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या रिटर्न जो आपको भेजना था रजिस्ट्रार को, उसमें आप लेट हो गए, तो मे बी रजिस्टर्ड और फाइल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। जैसे हमने कहा 30 दिन में भेजना है, आप 30 दिन से लेट हो गए, तो बाद में भी फाइल हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन उसके लिए पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और फाइल अंडर दिस एक्ट रजिस्ट्रार मे बी रजिस्टर्ड और फाइल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। जैसे आप लोग भी लेट फीस भरते हो ना भाई, तो उधर भी लेट फीस के साथ, एडिशनल फीस के साथ जो भी डिसाइडेड हो वो भर दोगे, वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो टॉपिक मैक्सिमम यहां आके हमारा खत्म हो गया। कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट है। अब डिफरेंसेस के पॉइंट क्या कहते हैं चेक करना। सबसे पहले एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंस बच्चों को एकदम फटाफट से, यहाँ 2008 लगता है, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, फर्म का नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन एलएलपी में कंपलसरी है, इधर वॉलंटरी है। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में होता है, मेंबर के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि पार्टनरशिप में पड़ेगा, एग्जिस्टेंस नहीं करता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर यहां पे लिमिटेड होती है, कंट्रीब्यूशन तक पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में नहीं होती है पार्टनर्स के बीच में, यहां पार्टनर्स के बीच में होती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में 2 होते हैं, यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। सेम एलएलपी और कंपनी के डिफरेंस बताऊं बच्चों को, यहां एलएलपी एक्ट 2008, यहां कंपनीज एक्ट 2013। यहां लोगों को कहते हैं पार्टनर्स, जो भी मेंबर्स वगैरह हैं यहां पे बोलते हैं मेंबर्स। ध्यान रखिएगा, इधर पार्टनर इधर मेंबर। इंटरनल गवर्नेंस यहां पे एग्रीमेंट के थ्रू होती है। यहां पे कंपनीज एक्ट में दे रखा है आर्टिकल्स का परफॉर्मा वगैरह, वहां से होती है। नाम के साथ में आपको एलएलपी लगाना पड़ेगा सफिक्स में, जबकि यहां पे नाम के साथ पब्लिक कंपनी है तो ओनली लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, आप लोग जानते हो। नंबर ऑफ मेंबर बच्चे लोगों, यहाँ पे मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। पार्टनर्स हो गया। नंबर ऑफ यहाँ पे आप मेंबर्स ऑब्लिक कर दो चाहो तो पार्टनर्स, है ना। प्राइवेट कंपनी की बात करें, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 है। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बहुत सिंपल है, तो बहुत फटाफट पढ़ दिए मैंने। लायबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तक, यहाँ पे अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स तक, गारंटी अमाउंट भी लिख सकते थे। यहाँ मैनेजमेंट सारे पार्टनर करेंगे, इंक्लूडिंग डीपी भी करेंगे। डीपी खाली लीगल कंप्लायंस करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, जबकि यहां मैनेजमेंट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, सारे शेयर होल्डर नहीं करते। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बच्चों, डायरेक्टर तो नहीं लेकिन उसकी तरह ही है, 2 डीपी यहां पे होते हैं, जबकि यहाँ प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर मिनिमम है और पब्लिक में 3